मैं आभारी हूँ मोदी जी का, जिन्होंने भरपूर मदद हिमाचल स्टेट को दी, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में प्रचारक भी थे, एक वो हिमाचल प्रदेश में इंचार्ज भी थे, और उन्होंने हिमाचल का चप्पा चप्पा घुमा हुआ है। उसका उनके हर भाषण में प्रेम नज़र आता है। एक नकल मारी है छत्तीसगढ़ के उसकी मैनिफेस्टो की, वो हिमाचल में छाप दिया। अब वो कहाँ छत्तीसगढ़ कहाँ हिमाचल, ये बड़ी परिस्थितियाँ अलग अलग। भी भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति गठित की ओपीएस के लिए, और उसके तथ्य जब आप आगे आएंगे, उसका क्या रूपरेखा होगी, कितना बर्डन होगा, कितने एम्प्लॉइज इफेक्टेड हैं, और उसका बर्डन वो कहाँ से आएगा। तो बगैर सेंटर के तो आ नहीं सकता है। अब इन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू किया है। अब रोज़ मोदी जी के पास चले होते हैं कि जो सेंटर में पैसा हो रिलीज़ करो, वो तो होगा ही नहीं रिलीज़, वर्किंग पेपर तो है ही नहीं कोई भी। और अगर 22.5 लाख औरतों को देना पड़ा तो ये तो बन जाएगा 4,000 करोड़ पर ईयर। ये क्या हिमाचल में फिजिबल है? राजा वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद ये कांग्रेस छिन्न भिन्न हो कि पैसे से टिकटें बांटी। राहुल गांधी जी अलग हो गए, प्रियंका जी अलग हो गए। अब प्रियंका जी को स्टार प्रचारक बनाया है हिमाचल में। यूपी में भी तो स्टार प्रचारक थी, इंचार्ज थी स्टेट की। धूमल प्रेम कुमार धूमल अलग हैं, जेपी नड्डा का गुट अलग है, जयराम ठाकुर का गुट अलग है। तो क्या इन्हीं गुटबाजी का कोई असर पड़ेगा? भाई साहब, इनका गुट कोई भी हो, इनके ऊपर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल में विधानसभा चुनावों को लेकर आजकल सरगर्मियां तेज हैं। अब मात्र कुछ दिन मतदान को लेकर बचे हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या खास है, इसको लेकर इस समय हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं भाजपा के स्टार प्रचारक हर्ष महाजन। हर्ष महाजन जी, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। महाजन साहब, जिस तरह से जो है अब चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं, भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो कट और पेस्ट करके उन्होंने बनाया है। लगत जी, बात ऐसे है कि हिमाचल एक छोटा प्रदेश है, अपने रिसोर्सेज बहुत कम है, और हम निर्भर होते हैं सेंटर पे, और हर चीज़ सेंटर की मदद के बिना नहीं चल सकती। और मैं आभारी हूँ मोदी जी का, जिन्होंने भरपूर मदद हिमाचल स्टेट को दी, और एक उनका स्पेशल प्रेम हिमाचल प्रदेश से रहा, क्योंकि वो हिमाचल प्रदेश में प्रचारक भी थे, एक वो हिमाचल प्रदेश में इंचार्ज भी थे, और उन्होंने हिमाचल का चप्पा चप्पा घुमा हुआ है। उसका उनके हर भाषण में प्रेम नज़र आता है। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस उन्होंने वापस हिमाचल को दिलाया, इसके लिए भी हम आभारी हैं। 90 पैसे सेंटर के और 10 पैसे हिमाचल के जो 10% लगते हैं, ये बहुत बड़ी देन है उनकी। ये रियलाइज़ नहीं होगा लोगों को, पर ये हर चीज़ हमारी उस पर निर्भर है। अब आते हैं कि घोषणा पत्र पे। मैं तो, आपको मालूम है कि घोषणा पत्र, मैं तो कांग्रेस में था, मेरे सामने ही बना, और हमेशा हमारा ये रहा कि एक छत्तीसगढ़ से कोई घोषणा पत्र ले आए और मुख्यमंत्री जी बोला ये होगा, वो होगा, ये होगा। अब वो कुछ हवा में है सब कुछ, कोई उसमें तथ्य कुछ नहीं दिए। उसका कोई जो वर्कआउट बोलते हैं ना, कि जैसे कोई पेपर किया तो उसमें क्या वर्कआउट है, तो कुछ नहीं है। और एक नकल मारी है छत्तीसगढ़ के उसकी मैनिफेस्टो की, वो हिमाचल में छाप दिया। अब वो कहाँ छत्तीसगढ़ कहाँ हिमाचल, ये बड़ी परिस्थितियाँ अलग अलग हैं। और उन्होंने जो, मैं सवाल आता हूँ ओपीएस पे, पहला सवाल ऐसा था। तो जब मैंने उनको उस टाइम अब पूछा कि ओपीएस के स्कीम पे आपने कोई वर्कआउट किया हुआ है क्या, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक समिति गठित की ओपीएस के लिए, और उसके तथ्य जब आप आगे आएंगे,
उसका क्या रूपरेखा होगी, कितना बर्डन होगा, कितने एम्प्लॉइज इफेक्टेड हैं, और उसका बर्डन वो कहाँ से आएगा। तो बगैर सेंटर के तो आ नहीं सकता है, बगैर सेंटर की मदद से आ नहीं सकता। अब देखो ना, अब इन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू किया है। अब रोज़ मोदी जी के पास चले होते हैं कि जो सेंटर में पैसा हो रिलीज़ करो, वो तो होगा ही नहीं रिलीज़, क्योंकि वो पैसा अलग खाते में है, उसका खाता ही अलग है। और जब मैंने इनसे बात की कि ये आपने वोमन का भी जो इशू है, 1500 जो देने की 1500 रुपये देने हैं, तो 22 लाख 22.5 लाख औरतें जो हैं वो इस कैटेगरी में फॉल करती हैं। तो अगर उनका जिस ढंग से आपने बताया ही नहीं कि गरीब वालों को देंगे, कि किसको देंगे, बीपीएल को देंगे, एपीएल को देंगे, किसको देंगे। तो इनका कहना था जब मैंने कहा जब हम प्रेस में जाते हैं तो प्रेस वाले हमारे से पूछते हैं कि आपका वर्किंग पेपर तो रखो सामने, तो वर्किंग पेपर तो है ही नहीं कोई भी, वर्किंग पेपर तो है ही नहीं कोई भी। और अगर 22.5 लाख औरतों को देना पड़ा तो ये तो बन जाएगा 4,000 करोड़ पर ईयर। ये क्या हिमाचल में फिजिबल है? हिमाचल तो ऑलरेडी कर्ज़ों में डूबा हुआ है, और या तो सेंटर देगा या और कर्जे कितना ले सकेंगे उसकी भी लिमिट है। नहीं तो तिजोरियों पे कई दफ़ा लग जाता है कि पैसे का भुगतान नहीं होगा, क्योंकि पैसा नहीं होता सरकार के पास। इसलिए भाई साहब मैं कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी वो ही कहती है जो करती है। अगर इस समय देखा जाए तो जो कर्मचारी वर्ग है वो भाजपा से नाराज़ चल रहा है, क्योंकि चाहे ओपीएस की बात करें, चाहे जो अन्य देनदारियाँ थी, उनको वो वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं। तो ऐसे में जिस तरह जो घोषणा पत्र बीजेपी ने जारी किया, तो उसमें क्या लगता नहीं कि नुकसान होगा अगर ओपीएस को लेकर बात नहीं की जाती है? तो मैं ऐसे स्पष्टीकरण दूंगा। देखो कि गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना वो पढ़ा लिखा इंसान है, और अगर 2.5 लाख गवर्नमेंट सर्वेंट है तो ओपीएस तो जो 2003 से पहले था उनको तो लागू है, बचे वो जिन पे नहीं लागू है वो है 1 लाख कुछ हज़ार। और ये राज साहब के वीरभद्र सिंह के उनके कार्यकाल में 2003 में बंद हुआ। उस टाइम जो है वो उस टाइम भी नहीं बंद करते तो उस टाइम पे बंद कर दिया हो गया, तो शायद ये स्थिति ना आज ये होती। और जो ओपीएस की जो वर्किंग आउट है, कितना बर्डन पड़ेगा, वो तो समिति उसकी जो मीटिंग है या समिति है वो ऑलरेडी बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी, वो ऑलरेडी बीजेपी उस पर वर्कआउट कर रही है। तो वर्कआउट करके जो स्थिति पैदा होगी, कहाँ शेयरिंग होगा, कितना हमारा ये मिलेगा इससे सेंटर से, तभी दे पाएंगे ना। तो समिति तो बन गई, तो इसको वर्किंग आउट करके इतना तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को समझना चाहिए कि ये कांग्रेस कहाँ से देगी जब सरकार ही नहीं है वहाँ। जी, जिस तरह से कांग्रेस बोल रही है कि छत्तीसगढ़ में हमने दे दिया है, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अनाउंस हो गया है, शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन हो गया है, नोटिफिकेशन हो गया, आगे स्कीम नहीं चल रही। जब वो रोज़ मोदी जी के पास क्यों जाते हैं सीएम राजस्थान के? इसीलिए कि पैसा चाहिए, मेरी पैसा कुछ करो, मदद करो। इवन जब सीएम की मीटिंग थी अभी, सीएम सारे इंडिया के मोदी जी के साथ, तो राजस्थान के सीएम बैठे हुए थे जयराम ठाकुर के साथ, उनको कह रहे थे भाई साहब कुछ सिफारिश करो, आप भी लागू करो, हमको भी लागू करने दो। तुमने तो लागू कर दिया हवा में ही, बगैर पूछे हुए। तुम इसका वर्किंग आउट तो करते, कितना पैसा अब आप फंस गए हैं, वो आप फंसे हैं। उन्होंने लागू करके नोटिफिकेशन कर दिया, पर आगे मिला तो कुछ नहीं है। राजस्थान और ये बताए छत्तीसगढ़ कि एरियर कहाँ गया, अभी तक मिला है कि नहीं मिला? नहीं मिला। क्या उस पर लागू जो स्कीम करी है, आप पैसा काटना शुरू कर दिया कि नहीं करा? क्योंकि गवर्नमेंट को भी डालना पड़ेगा उतना, तो गवर्नमेंट का, उनका गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पैसा तो आ रहा है, आना शुरू हो जाएगा, पर वहाँ उसका मैच कैसे करेंगे आप? उसको मैच कैसे करेंगे?
इसलिए मैं तो कहूँगा इनका हवा में है सारा, हवा में है सारी। जिस तरह से अगर बात करें तो लगता है कि इसका इन चुनावों में कोई असर पड़ेगा, और जिस तरह से देखिए, कांग्रेस ने ऐलान किया, मैं बीजेपी आपको ने ये कोई बात बताऊं, नहीं की इसको लेकर। 2018 में मैंने ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाया था। सबसे पहला पॉइंट उसमें ओपीएस का था। 2018 में सबसे पहले पॉइंट ओपीएस का था कि ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लागू करेगी जैसे आएगी, और 1 ही महीने में करेगी। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का रुझान भी कांग्रेस की तरफ था। अब उस टाइम तो हम जीते नहीं, हार गए। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी समझदार है, उसको पता है कि अगर सेंटर ही मदद करेगा, सेंटर ही स्कीम को अप्रूव करेगा तो तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसीलिए जो समिति गठित हुई है चीफ सेक्रेटरी के अंडर, वो यही देख रही है। काफ़ी कुछ तो उन्होंने वर्कआउट कर लिया है, एम्प्लॉयज़ का, बर्डन का, और अब शेयरिंग का। वो कैसे होगा वो मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी की जिस तरह से हिमाचल के प्रति उनका प्यार है, ये अवश्य जब हम सारा तैयार करके चिट्ठा उनके आगे ले जाएंगे तो वो सहानुभूति उससे देखेंगे। दूसरा, अगर बात करें, बेरोज़गारी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस इसको हर मंच पर जो है उसको भुनने की कोशिश कर रही है कि हिमाचल में जो है 13-14 लाख युवा बेरोज़गार हैं। बिल्कुल। और जो बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, और जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि आते ही 1 लाख रोज़गार देंगे, बीजेपी ने कहा है कि 8 लाख हम रोज़गार देंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी के समय में अब तक 5 साल में 63,000 पद जो है खाली पड़े हुए, वो क्यों नहीं भरे, और अब 8 लाख रोजगार देने की बात कर रही है भाजपा। देखिए भाई साहब, पहली बात यह है, जो पद खाली पड़े हुए हैं वो 63,000 नहीं है, पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट जॉब्स में पद हैं वो तो भरे ही जाएंगे, चाहे वो आउटसोर्स से भरें, चाहे वो रेगुलर भरें, चाहे कैसे भरें। अब तो हमने भारतीय जनता पार्टी ने आउटसोर्स की पॉलिसी की बनाने के लिए भी कैबिनेट की मोहर लगा दी है, और वो पॉलिसी आउटसोर्स की बन रही है। अब इलेक्शन का मुद्दा सामने आ गया है तो नेचुरली थोड़ा टाइम तो लगता है, पर इसकी प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। ये तो कह रहे हैं हम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी ने तो कर दिया इनका मतलब ये है कैबिनेट से सैंक्शन हो गया है और उसकी ये चीज़ हो रही है। तो इसमें मैं नहीं समझता कि इतना भ्रम में हमारे युवा और हमारे आउटसोर्स एम्प्लॉइज़ या कुछ आएंगे। पर लेकिन मैं आपको बताऊं कि कोरोना भी एक जो बड़ा मुद्दा था इसमें, जो 2-3 साल हम कोरोना के काल में रहे, इससे बेरोज़गारी बढ़ी है। पहले तो मरना और जीना भी का ही सवाल हो गया था, और फैक्ट्रियाँ, दुकानें, रेस्टोरेंट सारे बंद हो गए थे, है ना, टूरिज़्म ट्रेड बंद हो गया था। तो कोरोना का भी बहुत इफ़ेक्ट हुआ। तो गवर्नमेंट ने, खासकर हिमाचल में जयराम सरकार नंबर 1 इंडिया में रही कि कोरोना काल में वैक्सीनेशन थ्रू आउट किया, और इससे का जो वो इफ़ेक्ट अब ख़त्म हो रहा है। अब जॉब ओरिएंटेशन, जॉब की जो ज़रूरत है दोबारा वो पैदा हो रही है। और जो अभी भारतीय जनता पार्टी ने वर्कआउट अपना जो मैनिफेस्टो तैयार किया है, ये पूरा तथ्यों पे है, ये कोई हवा में नहीं है, ये तथ्यों पे है कि गवर्नमेंट जॉब्स ही फुल अप होंगी, और भी जॉब्स क्रिएट होंगी, और जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के, या आप बताओ, ड्रग पार्क आ रहा है, मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं, एम्स आ रहा है, तो वो तो धरतालिया पे उतर गया है। उसमें भी हज़ारों के संख्या में लोग लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो इतना जो इन्होंने वर्कआउट किया है, ये बिल्कुल अब एक इकोनॉमी और जॉब ओरिएंटेड ये मैनिफेस्टो है। दूसरी बात, आप देखो कि युवाओं, किसानों और ख़ासकर महिलाओं के लिए मैंने पहली दफ़ा देखा कि महिलाओं का भी एक सेपरेट मैनिफेस्टो इशू हुआ है हिमाचल प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और महिलाओं के लिए सबसे बड़ा ये है कि आप कुछ मत दो उनको, जो आपने 33% आरक्षण दे दिए जॉब्स में। ये मैं समझता हूँ कि ये पहल है भारतीय जनता पार्टी की भी,
किसी स्टेट की भी, और बहुत बड़ा ये महिलाओं की उठान के लिए बहुत बड़ा कदम है। ऐसा कदम कभी ना हुआ, ना कभी होना है। ये जो 33% की रिजर्वेशन इन्होंने जॉब्स में कर दी है महिलाओं का, ये बहुत बड़ा इसमें उठान का काम है। दूसरा मान साहब, आप कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता रहे हैं और रणनीतिकार रहे हैं जो तय होती थी। आखिर ऐसी कौन सी वजह रही कि आपको जो है एकदम से इस यानी उस पड़ाव पे आकर कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में जाना पड़ा? देखिए, मैं कोई 45 साल से राजनीति कर रहा हूँ और निस्वार्थ होकर मैंने राजनीति की है। मेरे पिताजी भी इसमें थे, और राजा वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद मैं देख रहा था कि मैं तो अध्यक्ष था, कार्यकारी अध्यक्ष था, और मैं हर चीज़ से वाकिफ़ था, कैडर से भी वाकिफ़ हूँ अपने। मैं हमेशा मेरा कैडर के साथ, हमारा जो वर्कर था कांग्रेस का, मैं हमेशा पूरे हिमाचल में उनको पहचान भी थी उनके साथ, और उनका काम भी मैं करता था डट के। और राजा वीरभद्र सिंह जी के जाने के बाद ये कांग्रेस छिन्न भिन्न हो गई। हर जिले में एक लीडर पैदा हो गया, और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उसका हिसाब नहीं। अब आप देखो, वहाँ नाहन में हर्षवर्धन चौहान जी सीएम के दावेदार हैं, आशा कुमारी जी चंबे में दावेदार बोलती हैं कि मैं हूँ, और चंबे में ही 2-3 हो गए, है ना। ठाकुर सिंह बोलता है मैं हूँ, और सुधीर शर्मा बोलता है मैं हूँ, सुखविंदर सुक्खू बोलता है मैं हूँ, मुकेश बोलता है मैं हूँ, या रानी साहब बोलते मैं हूँ। तो इतनी खींचातानी हो गई है, मंडी से कौल सिंह जी बोलते हैं मैं हूँ, इतनी खींचातानी हो गई है, और इतनी घनी लड़ाई हो गई है कि ये तो अलग बात है। ये एक बात है कि लड़ाई और झगड़े से कांग्रेस एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते। ये मेरे आदमी को टिकट मिले, ये मेरे आदमी को देख के, मेरिट तो है ही नहीं कहीं भी, कोई मेरिट पे तो कोई दी नहीं गई टिकटें, बेचने के आरोप भी लगे थे कई। बिल्कुल नीलामी हुई है टिकटों की, मेरे नाक के नीचे हुई है, मैं देख रहा हूँ। मेरे को तो ये भी पता किसने क्या दिया, किसको दिया। ये अलग बात है कि मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो ठीक नहीं रहेगा, पर मेरे को मालूम है कभी ऐसी नौबत आई तो नाम भी बता दूँगा। तो ये भी बात ऐसी है कि हमारे हाई कमांड से शुक्ला जी हैं, फिर उसके बाद कई वो आगे सेक्रेटरीज, है ना। तो शरेआम पता है कि पैसे से टिकटें बांटी। और मैं नहीं कह रहा, हमारे जो कई वरिष्ठ नेता हैं वो सारे कह रहे हैं ये चीज़। तो ये बात करना कि भाई ये कांग्रेस में ये लड़ाई झगड़ा और घटियापन, और इसकी टिकटॉक में जो लेन देन हुआ है, इसकी वाकई ये मतलब ये पार्टी वो नहीं रही जो हमारे बाप ने और मैंने ज्वाइन की थी, हमारे पिताजी ने और मैंने जो ज्वाइन की थी, वो पार्टी रही नहीं। अब सेंटर में भी ऐसे हो गया, छिन्न भिन्न होगी कांग्रेस, अब खड़के साहब बना दिए। अब ना 45 साल की राजनीति में मैंने खड़के साहब नहीं देखे ना। 81 ईयर्स ओल्ड, क्या वो पार्टी को लीड करेंगे? ये तो बड़ी बहुत अजीब बात है। राहुल गांधी जी अलग हो गए, प्रियंका जी अलग हो गए। अब प्रियंका जी को स्टार प्रचारक बनाया है हिमाचल में, यूपी में भी तो स्टार प्रचारक थी, इंचार्ज थी स्टेट की। वहाँ तो सीटें उल्टा घट गई, 27 में से 2 रह गई, और वोट बैंक शेयर ख़त्म हो गया। तो वहाँ जहाँ यूपी जैसी स्टेट में जहाँ उन्होंने तन मन धन से इतने साल काम किया, वहीं ख़त्म होगी, तो अब यहाँ बना के क्या फ़ायदा है? क्या मेरा नहीं ख्याल कोई इनकी कोई कोई आकर्षण की बात हो गई है। तो मैं नहीं समझता। अब इनके भी परिवार में लड़ाई है कि अगर प्रियंका जी चाहती हैं कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट बनूं, तो वो इसका मतलब राहुल जी के यूँ हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अब तो वैसे ही साइडलाइन हो गए। राहुल गांधी का अभी तक फाइनल नहीं हुआ कि हिमाचल आएंगे, वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं।
तो आपको लगता है कि इस समय जो है अब जितने राहुल गांधी को जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल है चाहे गुजरात भाई है, साहब, जहाँ प्रियंका जी स्टार प्रचारक बना दी गई हैं और उनको इंचार्ज बना दिया गया है, उनको फेस बना दिया गया है, तो राहुल गांधी आएंगे भी तो वो अपना खाना पूर्ति करके जाएंगे, पर नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। और राहुल गांधी जी के आने से बीजेपी के वोट बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो दूसरा महाजन साहब, आपने जिस तरह से चलो पार्टी में जो चल रहा था, क्या आपने कभी कोशिश की कि जो पार्टी के आला नेता हैं, सोनिया गांधी है या कोई और है, उनके साथ बात पहुंचाई है आपने, और क्या उनका ही नहीं आपको पहले लगा? तो भाई साहब बात ऐसी है कि सोनिया जी से टाइम लेने के लिए 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं। हम इतनी देर दिल्ली नहीं वेट कर सकते, कई दिनों दिन, हफ्तों के हफ्ते वेट करें। और दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ उनको बोलो भी तो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। राहुल जी का भी ये हिसाब है, उनको तो आइडिया पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और हम सोचते हैं कि बात होगी, पता नहीं इसका भी एक्शन होगा, कोई एक्शन ही नहीं होता। तो ये हम आपस में कांग्रेस वाले भी बात करते थे, जो उच्च के राजनेता हैं, तो पर मजबूरी थी, कहाँ जाते। तो मैंने सोचा कि मैं इससे अच्छा कि रिटायरमेंट ले लूँ। तो जब ऐसी रिटायरमेंट की बात आई तो नड्डा जी से थोड़ा बहुत संपर्क था, क्योंकि जब वो मंत्री थे मैं एमएलए था, जब मैं वो एमएलए थे तो मैं मंत्री था। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा आप आके हमारा काम तो देखो। वहाँ मैंने देखा दिल्ली में इनके तो 24 घंटे मशीन चल रही है और स्वच्छ, बिल्कुल जो एक डिसिप्लिन होता है ना काम करने का, चाहे इनका अमित शाह जी का चाहे मोदी जी का, ये डिसिप्लिन पार्टी की तरह चल रहा है और 24 घंटे काम चल रहा है। तो मैंने कहा अगर आप, मैंने तो कुछ नहीं लेना, मैंने तो टिकट नहीं मांगी ना मेरे को चाहिए, पर अगर जनता की सेवा करनी है, अगर लोगों की सेवा करनी है, अगर वो मेरे थ्रू हो जाए कहीं, जैसे मैंने पहले की है, निस्वार्थ सेवा की है, अगर मेरे थ्रू हो जाए तो किसी न किसी राजनीति पार्टी से जुड़ना पड़ेगा। फ्यूचर की पार्टी, अगली पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, ये मैं आपको बता दूं। 2024 तक तो इनकी सरकार है, पर लेकिन 2024 के बाद भी नरेंद्र मोदी जी वापस पावर में आएंगे और रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीटें आएंगी। अगर अभी कांग्रेस की सीटें लगभग 40 और 50 के बीच में है, ये 20 पे भी नहीं आएंगे अगली दफा। इतनी बुरी हालत कर दिया कांग्रेस। महाजन साहब, आप भी हिमाचल में कांग्रेस के साथ आपने काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताया। देखा गया तो इलेक्शन के टाइम कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करती आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस के नेता हैं कि वो कह रहे हैं कि हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। जब ऐसी बात होती है ना सामूहिक, तो इसमें कांग्रेस माहिर है लड़ने में, ये पता नहीं उसी में टूट जाएंगे, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। नहीं तो इनकी दुश्मनी एक दूसरे से इतनी है कि मैं जानता हूँ कि इनको तो इकट्ठे बैठाना भी नहीं, इकट्ठे बैठाए तो वहीं लड़ पड़ेंगे। इतनी इनमें आपस में लड़ाई है और इतनी दुश्मनी है कि एक दूसरे को टॉलरेट नहीं करते इवन देखने में। तो सामूहिक ये क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, सारा टूट के छिन्न भिन्न हो जाएगा, जैसे पूरे हिंदुस्तान में हुआ है। अगर ऐसी बात की जाए तो बीजेपी में भी जो भी, क्योंकि लगातार जो आ रही है कि बीजेपी में भी गुटबाजी है कि धूमल, प्रेम कुमार धूमल अलग हैं, जेपी नड्डा का गुट अलग है, जयराम ठाकुर का गुट अलग है, तो क्या इन्हीं गुटबाजी का कोई असर पड़ेगा? भाई साहब, इनका गुट कोई भी हो, इनके ऊपर बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ का बड़ा स्पष्ट है कि जयराम जी के अंडर ये चुनाव लड़ा जा रहा है। अनुराग जी अपने बैठे हुए हैं सेंटर में, ही इज़ वेरी हैप्पी देयर, कैबिनेट मिनिस्टर है, मेरे को कल ही मिले थे, वो अपने वहाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। और भारतीय जनता पार्टी, धूमल जी इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते बिकॉज उनकी एज फैक्टर है, और वो तगड़े लीडर हैं, वैसे तगड़े नेता हैं वैसे। तो यहाँ हमारा तो ये सौभाग्य है कि जगत प्रकाश नड्डा जी हमारी स्टेट से हैं
और राष्ट्रीय पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है उसके अध्यक्ष हैं। ये हमारा हिमाचल वालों का सौभाग्य है। और ऐसा नेचर है उनका कि सबसे मिलना जुलना और 24 घंटे काम करना, मेरा नहीं ख्याल इससे ज़्यादा कोई आदमी काम कर सकता। और इतना मीठा और स्पष्ट बोलना, ये बात है। जयराम जी भी बिल्कुल साधारण परिवार के हैं, उनका बैकग्राउंड बिल्कुल साधारण आदमी वाला है। वो ज़मीनी जुड़े हुए हैं वो, उनको पता है कि गरीब आदमी की क्या मुश्किलातें हैं। तो ये जैसे ये बोल सकता हूँ मैं क्या, अब अनुभवी भी बड़े हैं। अब इतने साल अनुभव करके उनके लास्ट जो 2-3 साल हैं उसमें तो उन्होंने ऐसे डिसीजन लिए जो कभी हो ही नहीं सकते थे, जो मैनिफेस्टो में ही नहीं थे, वो डिसीजन भी लिए। मान साहब, चंबा आपका गृह ज़िला है, आप वहाँ से चुनाव लड़े और मंत्री भी रहे। अगर आज के सिनेरियो की बात करें, कहाँ आते हैं कि कितनी जो भाजपा वहाँ पर सीटें जो है जीत पाएंगी? देखिए, मैं चंबा भी जाके आया हूँ और 6-7 दिन वहाँ मेरे लगे, बल्कि कल भी मैं फिर चंबा जा रहा हूँ। और चंबा में मैं इतनी परिवर्तन की लहर है और कि कांग्रेस को टॉलरेट नहीं कर रहे हो। एक तो लीडर भी उन्होंने अब घिसे पिटे दे दिए, है ना। और वहाँ इस वक्त 5 की 5 सीटें कांग्रेस की नहीं आने वाली, वहाँ बीजेपी को आएंगी। ये आप मेरा जब रिज़ल्ट निकलेगा उसके आगे ही देखना। मैं वहाँ सारे भरमौर जाके आया, पौंगी जाके आया, चंबा प्रॉपर जाके आया, बनीखेत जाके आया। इस बारी आशा कुमारी जी रिकॉर्ड मार्जिन से हारेंगी, ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। हंसराज जी का बहुत अच्छा हो गया, जब से प्रकाश पटानी जी उनके साथ मिले हैं, उनका एरिया उन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। वहाँ बीजेपी की लीड आएगी, 5 की 5 सीटें जो हैं चंबा प्रॉपर की भी और सारी जगह ये भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी। कांग्रेस दावा कर रही है कि हिमाचल में इस बार जो है कांग्रेस 50 सीटों से जो है सरकार बनाएगी। ऐसे है, जब राजा वीरभद्र सिंह जी थे तो हमारी 12 में जब लहर थी तो हमारी 36 सीटें आई, है ना। तो अब तो लीडर कौन है, किसी बोलने लायक तो लीडर ही नहीं है कोई। और इस टाइम कांग्रेस ये 20 क्रॉस कर जाए तो बड़ी गनीमत होगी। महाजन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी के साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हर्ष महाजन, जो भाजपा के स्टार कैंपेनर हैं और हिमाचल प्रदेश में जो है जगह जगह जाकर भाजपा के लिए प्रचार कर रहे हैं। अब बात करें मतदान की, 12 तारीख को मतदान होना है और 8 तारीख को दिसंबर को पूरी स्थिति स्पष्ट होगी कि हिमाचल में किसकी सरकार बनने वाली है। शिमला से पंजाब केसरी टीवी के लिए लियाकत अली।